Hello everyone, welcome to the Layman Way, and this video is a part of my playlist on Indian polity where we are discussing Indian constitution at work. And guys, if you want to view the full course, you can always go on the I button in the top right corner and view our full playlist. Alright guys, these courses are all free for you, so don't forget to smash the like button, subscribe and also turn on the notifications. And if you are following this course, do not forget to leave a comment down below about your progress in the course guys, so that we can motivate one another. And let's get started. चलिए आगे बढ़ते हैं। अब लास्ट लेक्चर में हमने लेजिस्लेचर के बारे में थोड़ा डिस्कशन किया था कि लेजिस्लेचर का क्या नीड है, क्यों होता है लेजिस्लेचर, है ना। अभी स्टार्ट करते हैं हम कि लेजिस्लेचर के फंक्शंस क्या होते हैं। ठीक है, तो सिर्फ लेजिस्लेटिव फंक्शन नहीं होता, बाकी सब भी होते हैं, बट हम एक एक करके उनको ब्रॉडर व्यू में पढ़ते हैं कि क्या क्या फंक्शंस होते हैं, लेजिस्लेचर क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म करता है। ठीक है, तो पहला एंड फॉरमोस्ट तो यही है कि लेजिस्लेटिव फंक्शन है कि भाई इनैक्ट्स लेजिस्लेशन, लॉ बनाता है बेसिकली, है ना। लॉ बनाने का काम होता है लेजिस्लेचर का, तो ये है। बट देखो, अब जो लेजिस्लेचर में जितने भी लोग होते हैं ना, लोकसभा में जितने भी लोग होते हैं, जो भी एमपीज़ होते हैं, वो कोई बहुत ज़्यादा ऐसे एक्सपर्ट नहीं होते हैं, है ना। उनको बस ये मालूम होता है कि ये प्रॉब्लम है ना, ये प्रॉब्लम है, इस पर हमको एक बिल बनाना है, इस इशू को हमको एड्रेस करना है। तो वो लोग क्या करते हैं, एक ब्रॉड बिल बना देते हैं कि हाँ, जैसे मान लो ट्रिपल तलाक है, ठीक है, तो अब उनको पता है कि 3 बार तलाक बोलने का जो इशू है दैट इज़ नॉट गुड फॉर द सोसाइटी, राइट। तो वो लोग एक बिल बना देंगे, ट्रिपल तलाक बिल। उसमें ये बोलेंगे कि अब 3 बार तलाक बोलने से ऐसा नहीं है कि आपका डिवोर्स हो जाएगा, ठीक है। बट इसकी जो अब इन्होंने ब्रॉडर पिक्चर तो दे दिया कि बिल इस बारे में, ठीक है, बट जो एक्चुअल डिटेलिंग है इस बिल की, कि भाई कब होगा, कौन कंप्लेन कर सकता है ना, कब आप एफआईआर डाल सकते हो, ये सब जो भी डिटेलिंग है वो कौन करता है, वो ब्यूरोक्रेसी करती है, ठीक है, क्योंकि उनको नॉलेज होती है, दे आर द एक्सपर्ट्स, राइट। और वो किसके अंडर करती है, अंडर द सुपरविजन ऑफ मिनिस्टर, ठीक है। तो ये समझ में आ गया कि एक्चुअल टास्क जो होती है, जो ड्राफ्टिंग, जो बिल ड्राफ्ट करने की एक्चुअल टास्क होती है, जो डिटेलिंग होती है, वो कौन करता है, वो अपनी ब्यूरोक्रेसी करती है, ठीक है। और उसके बाद द सब्सटेंस एंड इवन द टाइमिंग ऑफ द बिल आर डिसाइड बाय द कैबिनेट। जैसे मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि आजकल जो रोल है लेजिस्लेचर का, वो किसको डेलीगेट हो रहा है, वो कैबिनेट को डेलीगेट हो रहा है, क्योंकि कैबिनेट ही मेजॉरिटी ऑफ लेजिस्लेशन इनैक्ट कर रही है, ठीक है। तो उसमें जो बिल है उसमें क्या क्या पॉइंट्स होंगे, ठीक है, कब वो बिल हम लाएंगे, तो ये सब कौन डिसाइड करता है, ये सब कैबिनेट हमारी डिसाइड करती है, ठीक है। नो मेजर बिल इज इंट्रोड्यूस इन द पार्लियामेंट विदाउट द अप्रूवल ऑफ द कैबिनेट। ऑब्वियसली कैबिनेट के अप्रूवल के बिना कोई भी बिल पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस नहीं होता है, ठीक है। ऑल्दो मेंबर्स जो हैं इनिशियल, जो प्राइवेट मेंबर हैं या फिर जो बाकी मेंबर हैं जो कैबिनेट का पार्ट नहीं है, वो भी बिल इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है, बट उसके पास होने का प्रोबेबिलिटी बहुत ही लो होता है, क्योंकि वो मेजॉरिटी में होते नहीं है ना। तो प्राइवेट मेंबर बिल भी पास हुए हैं, ऐसा नहीं है कि पास नहीं हुए हैं, बहुत बार पास हुए हैं। जैसे सुप्रीम कोर्ट का एक बार पार बढ़ाना था तो उसके लिए एक प्राइवेट मेंबर बिल आया था, ठीक है, तो वो पास हुआ था, है ना। तो ऐसा नहीं है कि पास नहीं हुआ है, पास हुए हैं, बट आज तक ऐसे 14 ही बिल हैं, ऐसे 14 ही बिल हैं जो प्राइवेट मेंबर बिल हैं और वो पास हुए हैं, ठीक है। तो काफ़ी कम है, आप देखो कि कितने बिल आ गए हैं। तो एज़ कम्पेयर टू दैट 14 इज़ अ वेरी लेस नंबर, राइट। तो बाकी मेंबर्स भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, बट प्रोबेबिलिटी बहुत कम होता है उसके पास होने का, ठीक है। और अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करता है। दूसरा फंक्शन क्या है, अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करता है। जो कैबिनेट है, जो एग्जीक्यूटिव है हमारा, उसकी अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करता है ताकि वो ऐसे आर्बिटरी एक्ट ना करें, ठीक है। तो कंट्रोल ऑफ द एग्जीक्यूटिव एंड इंश्योरिंग इट्स अकाउंटेबिलिटी, ये हो गया। तीसरा क्या फंक्शन है, तीसरा फंक्शन है फाइनेंशियल फंक्शन। फाइनेंशियल फंक्शन क्या है कि जो भी टैक्सेशन के मैटर्स होते हैं, ठीक है। अब देखो, कोई भी टैक्सेशन का मैटर होता है तो उसके लिए बिल इंट्रोड्यूस होता है ना। अगर आपको टैक्स बढ़ाना है, अगर आपको टैक्स बढ़ाना है तो पहले आपको बिल कहाँ इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, लोकसभा में इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, ठीक है। तो लोकसभा जब अप्रूव करेगा तभी आप नया टैक्स लगा सकते हो, है ना, नहीं तो आप टैक्स नहीं लगा सकते ऐसे, ठीक है। मान लो कल को सरकार बोलती है कि आपको जो ब्रैकेट है वो 20% से बढ़ाकर 30% कर दिया गया है, हमको ज़्यादा टैक्स चाहिए, तो इसके लिए पहले लोकसभा का आपको अप्रूवल चाहिए, बिना उसके आप ये नहीं कर सकते ये चीज़, ठीक है। तो मनी मैटर्स जितने भी हैं वो सारे लोकसभा के अप्रूवल से ही पास होते हैं, तो लोकसभा लेजिस्लेचर का पार्ट है, ठीक है। गवर्नमेंट इज फाइनेंशियली अकाउंटेबल टू द लेजिस्लेचर, डेफिनेटली। अब देखो, जैसे जब बजट आता है, ठीक है, इसका क्या मतलब है, जैसे बजट आता है, ठीक है, तो बजट में गवर्नमेंट बोलती है ना कि हमको अपने फाइनेंसेस के लिए इतना पैसा चाहिए, ये स्कीम के लिए इतना पैसा चाहिए, यहाँ इतना पैसा लगेगा, यहाँ एक्सपेंडिचर हमारा इतना, ये सब का पूरा चिट्ठा दर्ता होता है उसमें, है ना। रेवेन्यू रिसीप्ट कहाँ से आ रही है, एक्सपेंडिचर कहाँ आ रहा है। तो आपने पढ़ा होगा कि भाई जब गवर्नमेंट अपना बजट रिलीज़ करती है तो उसमें वो आगे आने वाले साल के लिए पैसा मांगती है ना, कि हमको इतना पैसा चाहिए। गवर्नमेंट तो एग्जीक्यूटिव वाला पार्ट है ना, मतलब ये जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, पीएम हैं, ये सारे एग्जीक्यूटिव्स हैं, राइट।
तो ये लोग जब पैसा मांगते हैं, ठीक है, तो इसकी अकाउंटेबिलिटी कौन इंश्योर करता है? लेजिस्लेचर। उसके लिए बिल पास होता है प्रॉपर, है ना, आपने पढ़ा होगा अप्रोप्रिएशन बिल पास होता है। अप्रोप्रिएशन बिल जब पास होता है, अप्रोप्रिएशन बिल जब पास होता है तभी जो सरकार है वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसा निकाल सकती है। अगर ये बिल लोकसभा ने पास नहीं किया, है ना, तो पैसा सरकार को नहीं मिलेगा। समझ में आ रहा है? तो ये बिल पास होना ज़रूरी है, ठीक है। तो बिल पास हो रहा है तो अकाउंटेबिलिटी इंश्योर हो गई ना। उसके बाद और डिमांड फॉर ग्रांट्स, आप कितना डिमांड कर रहे हो। जैसे मान लो गवर्नमेंट बोलती है कि हमको इस पर्टिकुलर सेक्टर के लिए, हेल्थ सेक्टर के लिए इतना पैसा चाहिए, हमको इतना डिमांड ऑफ ग्रांट है, हमको इतना ग्रांट चाहिए, तो इसका पूरा डिस्कशन होता है, इसकी पूरी स्क्रूटनी होती है। ऐसा नहीं कि आपने जितना बोला उसके लिए पैसा दे दिया हमने, है ना। लोकसभा में इसका पूरा डिस्कशन होता है, ठीक है, तब जाके आपको पैसा मिलता है। तो इससे क्या हो रहा है? इससे अकाउंटेबिलिटी इंश्योर हो रही है ना। इससे आपके फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी भी इंश्योर हो रही है कि ऐसे कोई फिजूल खर्ची ना हो, है ना। हम आप एग्जीक्यूटिव को हम लेजिस्लेचर के अकाउंटेबल बना पाएँ। ऐसा नहीं हो कि गवर्नमेंट जितना पैसा मांग रही है हमने दे दिया, है ना, और कोई पूछताछ नहीं हो रही कि कहाँ पैसा खर्चा हो रहा है, क्या हो रहा है ना। तो ये लेजिस्लेचर इंश्योर करता है ना। इट इंश्योर्स दैट दे डोंट मिस स्पेंड एंड ओवर स्पेंड, है ना, फिजूल खर्ची ना हो और ज़्यादा खर्चा ना हो, है ना, करप्शन को रोकने के लिए। समझ में आ रहा है? तो ये भी एक काम है, फाइनेंशियल कंट्रोल भी एक काम है लेजिस्लेचर का। फिर रिप्रेजेंटेशन तो ऑब्वियसली हर पार्टी का रिप्रेजेंटेशन होता है, हर डाइवर्सिटी ऑफ लोगों का रिप्रेजेंटेटिव होता है वहाँ पे, है ना। तो चाहे वो राज्यसभा में देखो, राज्यसभा में भी हर स्टेट रिप्रेजेंट होता है, तो डिफरेंट स्टेट के डिफरेंट व्यूज़ हो सकते हैं, तो सारे व्यूज़ को वो रिप्रेजेंट करता है। इट रिप्रेजेंट्स द डाइवर्जेंट व्यूज़ ऑफ द मेंबर्स फ्रॉम डिफरेंट रीजन, सोशल, इकोनॉमिक, रिलीजियस ग्रुप्स एंड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, है ना। तो प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन लेजिस्लेचर में, ये हमने देखा था ना कि ट्रू रिप्रेजेंटेशन जो है सारे ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट में, वो लेजिस्लेचर ही है, राइट। क्योंकि वो डिफरेंट लोगों को रिप्रेजेंट करता है, डिफरेंट डाइवर्सिटी, डिफरेंट कल्चर, सबको रिप्रेजेंट करता है ना। अगर राज्यसभा में आप देखोगे तो राज्यसभा में डिफरेंट स्टेट के लिए डिफरेंट सीट है, असम की भी सीट है वहाँ पे, और यूपी की भी सीट है, और क्या बोलते हैं, तमिलनाडु की भी सीट है। तो डिफरेंट डाइवर्सिटी ऑफ रीजन्स रिप्रेजेंट होते हैं उसमें, ठीक है। तो रिप्रेजेंटेशन का भी एक काम हो गया। फिर डिबेटिंग फंक्शन होता है, ऑब्वियसली ये डिबेटिंग हाईएस्ट फॉर्म ऑफ डिबेट है पार्लियामेंट हमारा, है ना। क्योंकि वहाँ पे जो भी बिल इंट्रोड्यूस होता है उस पर एक्सटेंसिव डिस्कशन होता है पहले, है ना, तभी जाके वो पास होता है। उसमें फिर अमेंडमेंट्स होते हैं, उसमें फिर अलग अलग प्रोविजंस होते हैं, कुछ प्रोविजंस को स्क्रैप किया जाता है, फिर जाके वो बिल पास होता है, राइट। तो एक्सटेंसिव डिस्कशन होता है। तो ये क्या है? एक फॉर्म ऑफ डिबेट भी है ना। देयर इज़ नो लिमिटेशन ऑन इट्स पावर ऑफ डिस्कशन, कुछ भी डिस्कस हो सकता है, कुछ भी, ठीक है। उसके बाद क्या है? कॉन्स्टिट्यूएंट फंक्शन क्या है कि पावर ऑफ डिस्कसिंग एंड इनैक्टिंग चेंजेस टू द कॉन्स्टिट्यूशन। तो जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में अगर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल होता है जैसे, ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल लोकसभा से भी सेपरेटली पास होना चाहिए, राज्यसभा से भी सेपरेटली पास होना चाहिए। तो जब कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करते हैं, ठीक है, जब कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करते हैं तो भी एक्सटेंसिव डिस्कशन होता है इसके ऊपर, पहले क्या प्रोविजन होगा, क्यों अमेंड कर रहे हैं, क्या है, कौन से चेंजेस हैं, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूएंट फंक्शन भी हुआ। ऑल कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स हैव टू बी अप्रूव्ड बाय अ स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ बोथ हाउसेज, है ना। तो जब भी कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल पास करना होता है तो पहले लोकसभा उसको पास करता है स्पेशल मेजॉरिटी से, ठीक है, फिर राज्यसभा उसको पास करता है स्पेशल मेजॉरिटी से, फिर प्रेसिडेंट उसको साइन करता है, ठीक है, तब जाके वो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड होता है, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने का भी पावर किसके पास है? पार्लियामेंट के पास है, ठीक है। इलेक्टोरल फंक्शंस होते हैं, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में रोल प्ले करता है। जैसे हमने देखा था ना कि जब प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है, प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होता है? लोकसभा, राज्यसभा, है ना, लोकसभा, राज्यसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज जो होती हैं उनके इलेक्टेड मेंबर्स पार्टिसिपेट करते हैं, है ना, प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। वो वही प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते हैं। और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कौन करता है? वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में इलेक्टेड और नॉमिनेटेड मेंबर्स किसके? लोकसभा और राज्यसभा के। लेजिस्लेटिव असेंबली उसमें रोल नहीं प्ले करता, किसमें? वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, ठीक है। तो वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में इलेक्टेड और नॉमिनेटेड मेंबर्स लोकसभा और राज्यसभा के पार्टिसिपेट करते हैं और वो वाइस प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते हैं। तो दोनों ही केसेस में पार्लियामेंट लेजिस्लेचर का रोल है ना, लोकसभा राज्यसभा तो दोनों में इन्वॉल्व है, ठीक है। उसके बाद बाकी जुडिशियल फंक्शन की अगर हम बात करें तो उसमें प्रेसिडेंट का रिमूवल हो गया, वाइस प्रेसिडेंट का रिमूवल हो गया, हाँ, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जजेस का रिमूवल हो गया। अभी हम आगे देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस को कैसे रिमूव करते हैं, बट उसमें भी ये लेजिस्लेचर का रोल रहता है, ठीक है। उसमें भी मेंबर्स पहले पास करते हैं वो रिजोल्यूशन, तब जाके ये लोग रिमूव होते हैं, नहीं तो आप रिमूव नहीं कर पाओगे इनको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, फिर दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि हमको दो हाउसेस की ज़रूरत क्या है? लोकसभा और राज्यसभा, दो हाउसेस की ज़रूरत क्यों है? सिर्फ एक ही हाउस हो जाना चाहिए, है ना, एक ही हाउस हो जाना चाहिए। दो सेपरेट हाउसेस की क्यों ज़रूरत है? क्यों ज़रूरत है? लोकसभा अलग से क्यों है और राज्यसभा अलग से क्यों है? दोनों एक ही क्यों नहीं है बॉडी, ठीक है। तो देखते हैं इसमें आगे। देखो, पहली बात तो पार्लियामेंट रेफर्स टू द नेशनल लेजिस्लेचर।
और स्टेट लेवल पे स्टेट लेजिस्लेचर होता है। ये तो सिंपल है ना। पार्लियामेंट जो है वो नेशनल लेजिस्लेचर है सेंटर पे, और जो स्टेट में जो लेजिस्लेचर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, स्टेट लेजिस्लेचर, ठीक है। तो जैसे पार्लियामेंट में होता है ना, अब मैं आपको एक बात बता देता हूँ, जैसे पार्लियामेंट में होता है ना लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है, पार्लियामेंट में लोकसभा राज्यसभा होता है, वैसे ही सिमिलर स्टेट लेवल में क्या होता है, स्टेट लेवल में लेजिस्लेटिव असेंबली होती है और कहीं कहीं लेजिस्लेटिव काउंसिल भी होती है, ठीक है। ऐसा ज़रूरी नहीं कि हर स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल हो, बट कुछ कुछ स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है। तो जहाँ पे लेजिस्लेटिव काउंसिल है वहाँ पे हम उसको बाई कैमरल लेजिस्लेचर बोल लेते हैं। बाई कैमरल मतलब 2 हाउसेज हैं। और जहाँ पे लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है उसको हम क्या बोल देते हैं, उसको हम बोल देते हैं यूनी कैमरल, है ना, उसको हम क्या बोल देते हैं, यूनी कैमरल, ठीक है। और पार्लियामेंट में तो 2 होता ही है, लोकसभा और राज्यसभा। अब जो ये लोकसभा है दैट इज सिमिलर टू लेजिस्लेटिव असेंबली, और ये जो राज्यसभा है दैट इज सिमिलर टू लेजिस्लेटिव काउंसिल, या फिर मेरे को उल्टा बोलना चाहिए कि जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है दैट इज सिमिलर टू राज्यसभा, एंड जो लेजिस्लेटिव असेंबली है दैट इज सिमिलर टू लोकसभा, ठीक है। तो जैसा लोकसभा का कंपोजिशन रहता है उसी टाइप से सिमिलर रहता है लेजिस्लेटिव असेंबली का, ठीक है। तो ऐसे कंपैरिजन चलता है, ठीक है। अब देखो 2 हाउसेज होते हैं, लोकसभा इज द हाउस ऑफ द पीपल एंड राज्यसभा इज द काउंसिल ऑफ स्टेट्स, क्योंकि राज्यसभा में स्टेट का रिप्रेजेंटेशन होता है, हर स्टेट को सीट मिलता है, ठीक है, हर स्टेट का रिप्रेजेंटेशन होता है, इसीलिए उसको बोलते हैं काउंसिल ऑफ स्टेट्स, ठीक है। और लोकसभा को लोअर हाउस बोलते हैं या फिर हाउस ऑफ द पीपल बोलते हैं, क्यों, क्योंकि लोकसभा के जितने भी लोग होते हैं वो डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं। कौन इलेक्ट करता है, डायरेक्टली लोग इलेक्ट करते हैं ना, कॉन्स्टिट्यूएंसी में इलेक्शन होता है, लोग वोट करते हैं, और फिर जब लोग वोट करते हैं जो जीतता है उसको सीट मिल जाती है ना लोकसभा में, तो दीज आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल, करेक्ट। तो ये रिप्रेजेंटेशन किसका है, लोगों का है। लोकसभा इज अ हाउस ऑफ द पीपल, जबकि राज्यसभा है दैट इज अ काउंसिल ऑफ स्टेट्स, वहाँ पे स्टेट्स रिप्रेजेंट होते हैं, ठीक है। स्टेट्स कैन बी आइदर यूनिकैमरल और बाई कैमरल। यूनिकैमरल मैंने बता दिया, यूनिकैमरल मतलब सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली है, बाई कैमरल मतलब दोनों है, लेजिस्लेटिव असेंबली भी है और लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है, ठीक है। तो ऐसे कुछ ही स्टेट्स हैं जहाँ पे लेजिस्लेटिव काउंसिल है, ठीक है। तो वो क्या है, उसका एक निमोनिक है, ये आप याद कर लेना, तू MBA कर। T इज़ फॉर तेलंगाना, U इज़ फॉर यूपी, M इज़ फॉर महाराष्ट्र, B इज़ फॉर बिहार, A इज़ फॉर आंध्र प्रदेश एंड KR इज़ फॉर कर्नाटका, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये निमोनिक है, इससे आप याद कर लेना कि कौन कौन से स्टेट्स हैं जहाँ पे बाई कैमरल लेजिस्लेचर है, जहाँ पे लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है लेजिस्लेटिव असेंबली के साथ, ठीक है। तेलंगाना, यूपी, महाराष्ट्र, बिहार, आंध्र प्रदेश और कर्नाटका, ठीक है। आप और भी कोई निमोनिक बना सकते हो, मैंने ऐसा निमोनिक बनाया था तो वही निमोनिक मैं शेयर कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब बाई कैमरल लेजिस्लेचर मेक्स इट पॉसिबल टू हैव एवरी डिसीजन रिकन्सिडर्ड। अब हम देख रहे थे ना इसमें दोनों हाउसेस क्यों रहते हैं, दो वाई डिड इंडिया अडॉप्ट अ बाई कैमरल लेजिस्लेचर, क्यों, क्योंकि देखो मान लो अगर सिंगल हाउस होता, मान लो एक ही हाउस होता, ठीक है, सिर्फ लोकसभा ही होता, तो क्या होता, जो लोकसभा डिसीजन ले रहा होता वही बाद में प्रेसिडेंट के पास जाता और वही इंप्लीमेंट होता, समझ में आ रहा है। बट जब दो हाउसेस हैं तो उससे क्या होता है कि मान लो कोई बिल लोकसभा में इंट्रोड्यूस हुआ, ठीक है, और लोकसभा बहुत ही जल्दी डिसीजन ले रहा है, उसको कोई बहुत ही तेज़ी में डिसीजन लेना है ना, तो जल्दी देखो हैं तो सब इंसान ही, ठीक है, तो गलती तो सब कर सकते हैं, चाहे वो लोकसभा हो चाहे वो प्रेसिडेंट हो, गलती तो सब कर सकते हैं। तो इस गलती को चेक करने के लिए भी तो कोई होना चाहिए ना। तो जब जब 2 हाउसेज होते हैं तो क्या होता है, पहले लोकसभा बिल को पास करता है, फिर वो राज्यसभा में जाता है। मान लो उसने कोई गलती कर दी उस बिल में, ठीक है, या फिर कोई प्रोविजन गलत है, तो राज्यसभा उसको चेक कर सकता है और बोल सकता है कि आप भाई इस वाले पॉइंट को अमेंड करो, ठीक है। तो वो हैस्टी डिसीजंस को चेक करता है, कोई भी जल्दी में लिए हुए डिसीजंस को चेक करता है, ताकि वो लोगों के लिए गलत ना हो, वेलफेयर को इंश्योर करे वो, ठीक है। तभी 2 हाउसेज इंपॉर्टेंट होते हैं। ऐसा बोलते हैं ना, एक से भले दो, है ना। तो यही वही कंसेप्ट है यहाँ पे भी कि भाई एक बंदा गलती कर सकता है, बट जब 2 बंदे होते हैं तो दूसरा वाला उसको चेक कर सकता है कि भाई अगर गलती करी है तो मैं चेक कर लेता हूँ कि कहीं तुमने सही किया है कि नहीं किया है ना, मतलब सही किया है कि नहीं किया है। तो इट इज़ पॉसिबल टू मेक एवरी डिसीजन रिकन्सिडर, है ना, रिकन्सिडरेशन की पॉसिबिलिटी होती है ताकि गलती ना हो, ठीक है। इट चेक्स एवरी मैटर, ठीक है। और मैंने बता दिया कि पार्लियामेंट में क्या आता है, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट इज अ पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट, नॉट अ मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, ये ध्यान रखना, कंफ्यूज कर देते हैं कभी कभार, ठीक है। राज्यसभा की अगर बात करूँ तो इट इज़ एन इनडायरेक्टली इलेक्टेड बॉडी, है ना, इलेक्टेड बाय द MLAs ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव स्टेट्स। तो राज्यसभा के मेंबर्स कैसे आते हैं, पहली बात तो राज्यसभा मैंने आपको बता चुका हूँ, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय अ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, ये मेथड रहता है जो सिलेक्शन का, है ना। तो कैसे सेलेक्ट होता है राज्यसभा में मेंबर्स, कैसे सेलेक्ट होते हैं कि देखो मान लो कोई स्टेट है, ठीक है, स्टेट में लेजिस्लेटिव असेंबली है और उसमें MLAs हैं, है ना। तो MLAs क्या करते हैं, सारे MLAs मिलके अपना एक रिप्रेजेंटेशन, मतलब जितनी भी सीट्स उनको उस पर्टिकुलर स्टेट को राज्यसभा में मिली है उतने मेंबर्स को सेलेक्ट करके भेज देते हैं राज्यसभा में, ठीक है।
तो डायरेक्टली लोग नहीं भेज रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। लोग तो एमएलए इलेक्ट कर रहे हैं, लोग तो लेजिस्लेटिव असेंबली में मेंबर्स इलेक्ट कर रहे हैं, और ये एमएलए फिर फर्दर आपस में मिलके अपने राज्यसभा के मेंबर्स को सेलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, एमपीज को सेलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो समझ में आया कि इनडायरेक्ट इलेक्शन क्यों हो रहा है, इनडायरेक्टली इलेक्टेड क्यों बोल रहे हैं हम, क्योंकि एमएलए इलेक्ट कर रहे हैं, डायरेक्टली पीपल इलेक्ट नहीं कर रहे हैं राज्यसभा के मेंबर्स को, ठीक है। इन इंडिया राज्यसभा हैज एन अनसिमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन। अनसिमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन मतलब कि डिफरेंट जो स्टेट्स हैं, मतलब जैसे यूपी है और यहाँ पे सिक्किम ले लूँ मैं, ठीक है, तो यूपी के पास 31 सीट है, ठीक है, राज्यसभा में, जबकि सिक्किम के पास एक ही सीट है, या फिर नॉर्थ ईस्ट में जितने भी स्टेट्स हैं उनके पास कम सीट है, असम के पास एक सीट है, ठीक है। तो ये अनरिप्रेजेंट मतलब अनसिमेट्रिकल हुआ ना। अगर यूपी को भी 2 सीट मिलती और सिक्किम को भी 2 सीट मिलती तो वो सिमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन हो जाता कि राज्यसभा में कोई भी जो स्टेट है उसका बराबर रिप्रेजेंटेशन है। बट राज्यसभा में हर स्टेट का बराबर रिप्रेजेंटेशन नहीं है। जो बड़ा स्टेट है जिसकी पॉपुलेशन ज़्यादा है उसको ज़्यादा सीट मिली गई है ना, और जो कम जहाँ पॉपुलेशन कम है उसको कम सीट मिली गई है, कम सीट दी गई हैं। ऐसा क्यों किया गया है, ऐसा क्यों किया गया, क्योंकि डेमोक्रेसी इज़ ऑल अबाउट रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। अब यूपी में अगर यूपी की पॉपुलेशन अगर ऐसे 1 करोड़ है मान लो, ठीक है, और सिक्किम की पॉपुलेशन सिर्फ 2 लाख है, तो ऑब्वियसली जो यूपी है ना, उसको ज़्यादा सीट दी जानी चाहिए ताकि यूपी का रिप्रेजेंटेशन ज़्यादा हो, क्योंकि वो ज़्यादा लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, और सिक्किम तो सिर्फ 2 लाख लोगों को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, तो उसको कम सीट देनी चाहिए। समझ में आ रहा है। तो ये जो सीट टू पॉपुलेशन रेशियो है ना, कितनी सीट आपको मिल रही है और कितनी पॉपुलेशन पे मिल रही है, ठीक है, ये कांस्टेंट रहना चाहिए, ठीक है, तभी तो करेक्ट रिप्रेजेंटेशन हो पाएगा लोगों का राज्यसभा में या पार्लियामेंट में। समझ में आ रहा है। तो इसीलिए जो हमारा राज्यसभा है उसमें रिप्रेजेंटेशन अनसिमेट्रिकल है। अनसिमेट्रिकल मतलब डिफरेंट स्टेट्स के लिए डिफरेंट स्टेट्स को डिफरेंट सीट्स दी गई हैं पॉपुलेशन के हिसाब से। यूपी को ज़्यादा दी गई हैं क्योंकि यूपी में ज़्यादा पॉपुलेशन है, सिक्किम को कम दी गई है क्योंकि सिक्किम के पास कम पॉपुलेशन है, ठीक है। अब कॉन्ट्राडिक्टरी टू यूएसए में कैसा होता है, यूएसए में सबको बराबर सीट दी गई है। तो यूएसए में 50 स्टेट्स हैं, ठीक है, तो 50 स्टेट्स में हर स्टेट को 2 सीट है, तो हर स्टेट को 2 सीट होके टोटल हो जाती हैं 100 सीटें, ठीक है। तो यूएसए में सिमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन है। यूएसए में हर स्टेट के पास चाहे वो उसकी जितनी भी पॉपुलेशन हो, मिशिगन हो, शिकागो हो, जो भी हो, ठीक है, सबके पास बराबर सीट है, ठीक है। तो वहाँ पे बराबर सीट है और यहाँ पे नहीं है, ठीक है, तो ये समझ में आ गया। अब हमारा जो 4th शेड्यूल है दैट टॉक्स अबाउट एलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा, ये सब देखो डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लेते हैं, इसीलिए यहाँ पे जितनी भी स्टेटमेंट्स लिखी है ना, ये सारी क्वेश्चन वाली और इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स लिखी हैं, इसमें कोई भी बकवास नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। तो 4th शेड्यूल क्या बात करता है, 4th शेड्यूल टॉक्स अबाउट द एलोकेशन ऑफ द सीट्स इन राज्यसभा, कि राज्यसभा में किस स्टेट को कितना सीट मिलना चाहिए, किस स्टेट के लिए कितना सीट है, वो कहाँ लिखा हुआ है, वो 4th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में लिखा हुआ है कि किस स्टेट को कितना सीट मिलेगा राज्यसभा में, ठीक है। तो कोई पूछ ले कि यूपी को 31 सीट मिलेगा, ये कहाँ लिखा हुआ है, तो आप क्या बोलोगे, ये लिखा हुआ है 4th शेड्यूल में, ठीक है। 4th शेड्यूल टॉक्स अबाउट द एलोकेशन ऑफ द सीट्स इन राज्यसभा, ठीक है। और राज्यसभा क्या है, राज्यसभा एक परमानेंट चैम्बर है, अनलाइक लोकसभा। लोकसभा में क्या होता है, हर 5 साल में नए मेंबर्स आते हैं ना इलेक्ट होके, हर 5 साल में इलेक्शन होता है, हर 5 साल में नए मेंबर्स आते हैं, बट राज्यसभा में ऐसा नहीं होता है। राज्यसभा इज अ परमानेंट चैम्बर, वो डिसॉल्व नहीं होता है। ऑल्दो 1/3 ऑफ द मेंबर्स रिटायर एवरी 2 ईयर्स, हर 2 साल में जितने भी राज्यसभा के 1/3 लोग हैं वो रिटायर होते हैं और उनकी जगह नए लोग आते हैं, बट एज अ चैम्बर वो डिसॉल्व नहीं होता है। बट लोकसभा 5 साल बाद क्या हो जाती है, डिसॉल्व हो जाती है, नई लोकसभा बनती है, फिर है ना, नया इलेक्शन होता है। तो इलेक्शंस तो राज्यसभा में भी होते हैं, बट 1/3 पोजीशंस पे ही होते हैं, क्योंकि 1/3 सीट्स खाली होती हैं हर 2 साल में। समझ में आ रहा है। तो अगर 1/3 ऑफ द मेंबर्स रिटायर कर रहे हैं हर 2 साल में, हर 2 साल में अगर 1/3 मेंबर्स रिटायर कर रहे हैं, तो टोटल ईयर कितना हो गया, मतलब एक बंदा मैक्सिमम कितने साल रह सकता है, 6 साल रह सकता है ना, क्योंकि 1/3 मेंबर्स रिटायर कर रहे हैं, 1/3 में तो कभी ना कभी तो आएगा ही, है ना। तो क्या होता है, 3 × 2 6 ईयर्स होगा ना टोटल, ठीक है। तो 6 ईयर्स मैक्सिमम टर्म रह सकता है किसी भी राज्यसभा के मेंबर का। समझ में आया, कितना रह सकता है, 6 ईयर। ये ध्यान रखना, क्या क्या ध्यान रखोगे आप, कि राज्यसभा जो है वो एक परमानेंट चैम्बर है, किसी भी एक मेंबर का मैक्सिमम टर्म 6 साल हो सकता है, और 6 साल कैसे आता है कि 1/3 मेंबर्स होते हैं, 1/3 मेंबर्स होते हैं वो हर 2 साल में रिटायर होते हैं, ठीक है। तो एक मेंबर मैक्सिमम 6 ईयर्स रह सकता है, ठीक है। ये कहाँ दिया गया है, टर्म कहाँ डिफाइंड है, ये राज्यसभा के मेंबर्स का टर्म कहाँ डिफाइंड है, आरपीए 1951 में, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 में। तो कोई अगर आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछ ले
कोई अगर आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछ ले कि राज्यसभा का टेन्योर जो है, राज्यसभा के मेंबर्स का टेन्योर जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइंड है, तो क्या बोलोगे? पागल हो गए हो क्या? गलत स्टेटमेंट है। टेन्योर कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइंड नहीं है। समझ में आ रहा है? कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइंड नहीं है। कहाँ डिफाइंड है? रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 में डिफाइंड है। एक एक्ट में डिफाइंड है, ना कि कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइंड है। समझ में आ रहा है? तो ये याद रखना, राज्यसभा इज़ अ परमानेंट चैम्बर। पहली बात क्या याद रखना है? राज्यसभा इज़ अ परमानेंट चैम्बर। 1/3 मेंबर्स रिटायर करते हैं हर 2 साल में, और ये जो टर्म है हर एक मेंबर का 6 ईयर्स वाला, ये कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दिया गया है। ये कहाँ दिया गया है? ये RPA एक्ट 1951 में दिया गया है। समझ में आ गया अभी इतना? ये चीज़ें याद रखना, क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ठीक है। और चीज़ें ध्यान रखने वाली क्या है कि राज्यसभा में 12 मेंबर्स कौन नॉमिनेट करता है? प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है। ये ध्यान रखना कि राज्यसभा में 12 मेंबर्स प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है। कौन कौन सी फील्ड से? लिटरेचर, आर्ट, सोशल सर्विस एंड साइंस। ये भी आपको याद रखना है कि कौन कौन सी फील्ड से नॉमिनेशन होता है। तो जैसे अभी कौन से रिसेंट जो जुडिशरी के अपने CJI थे, क्या नाम था, ऐसे बोबडे जी है ना, उनको अपॉइंट किया गया था, है ना, उनको अपॉइंट किया गया था कहाँ, कौन सी सर्विस में? सोशल सर्विस में। उनको नॉमिनेट किया था प्रेसिडेंट ने एज अ सोशल सर्वेंट। समझ में आ रहा है? तो उनको राज्यसभा में सीट मिल गई। समझ में आ रहा है ना? तो कुल मिला के बात कहने का मतलब ये है कि प्रेसिडेंट नॉमिनेट्स 12 मेंबर्स टू द राज्यसभा। 12 मेंबर नॉमिनेट होते हैं राज्यसभा में। प्रेसिडेंट नॉमिनेट कौन नॉमिनेट करता है? प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है। कौन सी फील्ड से करता है? लिटरेचर, आर्ट, सोशल सर्विस एंड साइंस। अब ये वाले सारे कंसेप्ट जो हैं ये आपको करंट अफेयर से लिंक करना पड़ेगा। आपको ये पता होना चाहिए कि जो पोपटे जी हैं उनको कौन से क्राइटेरिया में फिट हो रहे थे। वो सोशल सर्विस वाले क्राइटेरिया में फिट हो रहे थे, ठीक है। तो उनको प्रेसिडेंट ने नॉमिनेट किया था, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना रहने देते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में और कंसेप्ट्स को पढ़ेंगे। जाने से पहले लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने दोस्तों को रिकमेंड करें। अपनी क्वेरीज़ आप हमको queries@thelaymanway.com पे भेज सकते हैं, जहाँ पे हम आपका रिप्लाई इंस्टेंटली करेंगे। और पढ़ते रहिए, हार्ड वर्क करते रहिए, है ना। अगले लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।